Hi friends, in this video we will discuss about the concept of re-entry and circus movement. Okay, एक्चुअली जो हमारा re-entry and circus movement है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो कि हमारा एक्सप्लेन करता है फ्लटर एंड फिब्रिलेशन। हमें पता है कि जो कार्डियक एरिथमियाज हैं है ना, उनमें एक प्रॉब्लम होती है फ्लटर एंड फिब्रिलेशन, दैट इज ऑरिकल फ्लटर और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और ऑरिकल फिब्रिलेशन। एक्चुअली दीज आर वेरी वेरी serious cardiac disorder. Okay, they require the very urgent medical intervention, okay, without which the person can be die at the moment. Okay, so these type of the cardiac disorders are very dangerous and they require serious and urgent medical attention. Okay, so देखिए हमको जो है सर्कस और रे एंट्री मूवमेंट को समझने के लिए होता क्या है, जिसके चलते हमारा फ्लटर और फिब्रिलेशन होता है, उसको समझने के लिए हम एक कार्डियक सेल्स का या टिश्यू का हमने एक्शन पोटेंशियल वर्सेस टाइम ग्राफ हमने बना रखा है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली मैंने इसका एक पहला वीडियो बना रखा है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरह का हमें शेप आता है। ओके, तो मैं इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं केवल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ इस इंटरेस्ट से रिलेटेड है हम केवल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरह का पीरियड होता है। तो इसको जो फ्लटर और फिब्रिलेशन होता है ना, इसको समझने के लिए हमें पहले री एंट्री एंड सर्कस मूवमेंट को समझना पड़ेगा। तो ये जो होता है ग्राफ में हमारा इतना पोर्शन जो होता है स्टार्टिंग का, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, इस फ्लैट स्ट्रक्चर तक, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक है, इसके आगे का देखिए रिफ्रैक्टिव पीरियड हमारा दो टाइप के होते हैं। एक हमारा ऑब्सोल्यूट होता है जो कि यहाँ से यहाँ तक कहलाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा है ना, और दूसरा पार्ट जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस पार्ट को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। यहाँ से लेके यहाँ तक वाले पार्ट को हम बोलेंगे ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक वाले पार्ट को बोलेंगे हम क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक है, तो जो हमारा ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है ये हमारा एक्चुअली देखिए रिफ्रैक्टिव पीरियड हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड हमारा वो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसके अंतर्गत जिस टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत है ना, जिस टाइम ड्यूरेशन में हमारा जो सेल्स है ना, वो किसी दूसरे पोटेंशियल या किसी दूसरे इम्पल्स के प्रति वो रिस्पांस नहीं देंगे। ओके, तो इस ऐसे 0.25 सेकंड है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई कार्डियक सेल है, अगर वो कंडक्ट कर रही है, ठीक है, अपने थ्रू वो इम्पल्स कंडक्ट कर रही है, तो 0.25 सेकंड के लिए वो किसी और इम्पल्स को अपने थ्रू पास नहीं होने देगी। ठीक है, तो यानी कि जो रिफ्रैक्टिव पीरियड हो सकता है हम इसको बोल सकते हैं इनर्ट केस, है ना, जिसमें हमारे कोई भी कार्डियक सेल या कोई भी एक्साइटेबल टिश्यू, नॉट ओनली द कार्डियक सेल बट आल्सो स्केलेटल टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू, वो भी जो होते हैं उनमें भी हमारे रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है अपने का। ठीक है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में वो जो एक्साइटेबल टिश्यू है वो किसी दूसरे इम्पल्स के प्रति वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, इनर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा refractive period होता है। Actually the purpose of refractive period is that they provide the sufficient time for this excitable tissue to get refreshed, otherwise they get exhausted by the continuous accepting the impulse and they ultimately died due to the exhaustion. Okay, so ये हमारा बेसिक वो होता है कि refractive period होता है क्या है और क्यों होता है ना। तो देखिए इस फ्लटर और फिब्रिलेशन को समझने के लिए हमने ये बना रखा है। ठीक है, तो देखिए हमने एक नॉर्मल सेल लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नॉर्मल सेल में हम इसको आपको विजुलाइज करवाने की मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद में एबनॉर्मलिटी जिसमें हमारा फ्लटर और फिब्रिलेशन आते हैं उनमें क्या प्रॉब्लमिटी होती है हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए ये हमारे से एक नॉर्मल मैंने कार्डियक टिश्यू ले रखा है यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा गैप जंक्शन है। ठीक है, इंटरकैटेड डिस्क, और ये 1 और 2 ये दूसरी सेल है और ये पहली सेल है। तो देखिए जो हमारा ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जो इस ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में हमारा कार्डियक इम्पल्स जो है या कार्डियक टिश्यू जो है वो हमारे इम्पल्स के प्रति रिस्पांस करेगा ही नहीं, चाहे वो जितना स्ट्रॉन्ग इम्पल्स हो चाहे जितना वो हो, उसके प्रति जो है इस ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड के टाइम ड्यूरेशन में वो रिस्पांस करेगा ही नहीं। मगर जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है उसमें टाइम ड्यूरेशन उसमें जो है सेल जो है रिस्पॉन्स कर सकती है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो स्टिमुलस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, तो हम ऑब्सोल्यूट के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं क्योंकि यही हमारा इंपॉर्टेंट है ना। तो जो रिफ्रैक्टिव पीरियड हमारा हार्ट का होता है वो 0.25 सेकंड होता है, दोनों को मिला के ऑब्सोल्यूट प्लस इतना रिलेटिव। मगर अगर जब हम ऑब्सोल्यूट की बात करते हैं तो देखिए होता क्या है, देखिए हमारा ये इतना पोर्शन जो है, जैसे हमारे यहाँ पे थ्रेशोल्ड अचीव हुआ सेल का, ठीक है, जैसे इसको मान लीजिए
कि ये एक रिलैक्स डायस्टोलिक फेज में है, वेंट्रिकल या कोई भी कार्डियक टिश्यू। तो जैसे इसने थ्रेशोल्ड अचीव किया तो तुरंत जो है ये कॉन्टैक्ट करेगा सिस्टोल, ठीक है, सिस्टोल किया। और फिर ये प्लेटू हिस्सा है, तो प्लेटू हिस्से में जो है ऑरिकल जो है वो हमेशा सिस्टोलिक फेज में, मतलब कॉन्टैक्टेड स्टेट में रहेंगे इस तरह। और फिर यहाँ पे इनका वापस रीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगा, है ना। तो आप इससे यूज देख सकते हैं, आप इसको यहाँ से विजुलाइज कर सकते हैं। मैं साइमल्टेनियसली दिखा रहा हूँ आपको, है ना, ग्राफ के थ्रू और फिजिकल हैपनिंग जो होती है। तो इस तरह कुछ होता है इनका, ये प्लेटू और ये रिलैक्स, है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन प्लेटू और ये रिपोलराइजेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन प्लेटू रिपोलराइजेशन, ऐसे जो है इनका होता है। तो देखिए जो हमारा हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, है ना, ये हमारा जो है इतना हिस्सा हमारा ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड रहता है। मतलब इस टाइम ड्यूरेशन में, है ना, जो जब हमारे साथ जब रिलैक्स स्टेट से फुली कॉन्टैक्टेड स्टेट में गई, उस टाइम ड्यूरेशन में हमारा जो यही सेल जो है जो दूसरे इम्पल्स के प्रति वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी, वो चाहे जितना स्ट्रॉन्ग इम्पल्स हो, चाहे जितना वो हो, ओके। मगर जब रिपोलराइजेशन होगा, है ना, यहाँ पे, तो इसमें कर सकती है। ऐसे रिपोलराइजेशन हो रहा है तो हमने अगर स्ट्रॉन्ग इम्पल्स दिया तो अभी फुली रिपोलराइज नहीं हुआ था, मगर जैसे हमने इम्पल्स दिया फिर वो कॉन्टैक्ट कर गए, है ना, फिर वो हुआ फिर कॉन्टैक्ट कर गए। मगर इस टाइम ड्यूरेशन में जो है ना, ये इस टाइम ड्यूरेशन में जो है सेल रिस्पॉन्स करेगी नहीं। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो देखिए यही है। जब मैं इसको जैसे मान लीजिए कि हमारे एक कार्डियक सेल है ना, इसका जो ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है 0.25 सेकंड, 0.25 सेकंड यहाँ तक था, ठीक है। तो जो कार्डियक इम्पल्स जैसे मान लीजिए इसमें यूँ आएगा, है ना, यहाँ तक आया, तो जब चल रहा है ना, इस यहाँ देखिए ये कार्डियक इम्पल्स को इसके वन एंड से लास्ट एंड तक, एक सेल के वन एंड से लास्ट एंड तक पहुँचने में इसे इतना 0.25 सेकंड लगा। उसके बाद ये दूसरे सेल में चली गई। तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत जब यहाँ से यहाँ चल रहा है ना, तो उसको इतना टाइम लगता है। तो इस टाइम के अंतर्गत जो दूसरा इम्पल्स है वो उसमें एंटर नहीं कर पाएगा, या फिर सेल जो है उसके प्रति रिस्पॉन्स करेगी ही नहीं, ठीक है। तो जब जैसे एक इम्पल्स गया, है ना, ये इम्पल्स गया, ये इम्पल्स जा रहा है तो कॉन्टैक्ट कर रहा है, फिर उसके बाद जो है ये, है ना, ये जो है दूसरे सेल में चला गया, तो ये जो पहली वाली सेल है वो रिपोलराइज हो गई। फिर ये इम्पल्स आया 0.25 सेकंड के बाद इस तरह, है ना, इस तरह आया, कॉन्टैक्ट हुआ, है ना, ये सेल चली गई, ये इम्पल्स दूसरे सेल में चली गई और ये वाला जो है रिपोलराइज हो गया। फिर ये इस तरह, है ना, फिर ये इस तरह। तो इस तरह 0.25 सेकंड जो है हमारा जो इसका रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है ना, जिसके में सेल जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी, ओके। तो देखिए ये तो हमारा एक नॉर्मल कार्डियक सेल में होता है। मगर अगर हमारी ये फ्लटर और फिब्रिलेशन वाली कंडीशन जो होती है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे कार्डियक इम्पल्स है ना, वो उसमें री एंट्री करने लगते हैं। मतलब ये 0.25 सेकंड जो था, है ना, इस टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत सेल में कोई और इम्पल्स नहीं एंटर कर पा रहा था। मगर इसमें जो है, क्योंकि सेल की स्ट्रक्चर और उसमें कंडक्शन वेलोसिटी के चलते, एबनॉर्मेलिटी जो आने के चलते, जो सेल जो है वो दूसरे इम्पल्स के प्रति भी रिस्पॉन्स देने लगता है, ओके। तो ये हमारा जो बेसिस बनता है फ्लटर का। तो देखिए एक्चुअली होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये कार्डियक सेल है ना, ये किसी एबनॉर्मेलिटी के या पैथोलॉजी के चलते हमारा ये डायलेट हो चुकी। जब डायलेट होगी तो इसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, है ना, इसके रिस्पेक्ट में बड़ा हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्या होगा कि ये 0.5 ड्यूरेशन तो भाई रिफ्रैक्टिव पीरियड तो किसी भी सेल का सेम रहेगा, है ना। तो होगा क्या, जब देखिए जब ये एबनॉर्मेलिटी जब इसमें आ रही थी, जब कार्डियक इम्पल्स जब इसमें स्टार्ट हुआ, है ना, तो इतने टाइम ड्यूरेशन में इसको 2.5 सेकंड लग गया यहाँ तक पहुँचने में, जिसकी ओरिजिनल लेंथ थी, है ना। मगर पैथोलॉजी के चलते इसकी इतनी लेंथ और बढ़ गई। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक चलने में जब कार्डियक इम्पल्स आया तो ये कॉन्टैक्टेड स्टेट में थे, कॉन्टैक्ट हो ही रहे थे कि 0.25 सेकंड बीत गया, रिफ्रैक्टिव पीरियड ख़त्म हो गया, है ना। और जब ये इम्पल्स जब फर्दर आगे बढ़ेंगे, है ना, तो रिफ्रैक्टिव पीरियड इनका ख़त्म हो चुका है। तो ये दूसरे इम्पल्स के प्रति भी ये रिस्पॉन्स कर सकते हैं। यानी कि अभी एक पहला वाला जो इम्पल्स था वो चल ही रहा था, पूरे अपने एक एंड से दूसरे एंड तक ये पहुंच ही रहा था, है ना। तब तक दूसरा इम्पल्स भी आ गया सेल के अंदर और सेल उसके प्रति रिस्पॉन्स कर रही है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या था, लेंथ इतनी थी तो 0.25 सेकंड एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में लगा। तो इस अंतराल में, इस टाइम गैप में जो सेल थी वो दूसरे कार्डियक इम्पल्स के प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। वो जो ऐसे नोड से जो जनरेट हुआ था
वो इम्पल्स तो आएंगे ही मगर रिस्पॉन्स नहीं करती। मगर जब पैथोलॉजी चलती है, इस सेल में एक्सपेंशन हो गया तो यहाँ से यहाँ एक एंड से स्टार्ट हुआ और दूसरे एंड में चल ही रहा था कि इसका जो रिफ्रैक्टिव पीरियड था वो ख़त्म हो गया, है ना। और सेल जब पहला इम्पल्स जब चल ही रहा था रास्ते में, तो दूसरा इम्पल्स भी सेल के अंदर आने लगा, है ना। फिर जब वो भी जब चलेगा, है ना, तो 0.25 सेकंड जैसे इसका बीतेगा, है ना, फिर ये आगे बढ़ेगा, तब तक फिर सेल जो है तीसरे कार्डियक इम्पल्स के प्रति रिस्पॉन्स शो करने लगेगी। तो इस तरह जो है कि हमारा होता क्या है, पहले कॉन्टैक्ट हो ही रहा था, अभी फुली कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, मगर फिर एक कॉन्टैक्ट हो गया, फिर एक कॉन्टैक्ट हो गया, फिर ऐसे जो है इसका फिब्रेट होने लगता है। मतलब इतनी जल्दी जल्दी जो है पार्शली कॉन्ट्रैक्शन और पार्शली रिलैक्सेशन होता है सेल का, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब फिब्रेट करने लगता है। तो ये कुछ इस तरह होता है कब, जब हमारी सेल जो है इलोंगेट हो जाए, इलोंगेटेड और डायलेटेड। ओके, तो आपने देखा इसका डायलेशन या इलोंगेशन के चलते कैसा मतलब रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या इफेक्ट आया कि जो सेल जो है वो दूसरे मतलब नंबर ऑफ इम्पल्स के प्रति रिस्पॉन्स शो करना शुरू कर दिया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सेल का साइज तो हमने वही रखा, ठीक है, सेल का साइज हमने वही रखा, मगर जो कंडक्शन की वेलोसिटी थी, है ना, वो स्लो हो गई। तो देखिए भाई, देखिए अगर ये टाइम ड्यूरेशन जो है, इस टाइम ड्यूरेशन के अंतराल में कोई भी सेल जो है वो दूसरे इम्पल्स के प्रति रिस्पॉन्स नहीं करेगी। जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा, सेल जो है रिस्पॉन्स कर सकती है। तो अगर हमारे कार्डियक इम्पल्स हमारे एबनॉर्मली स्लो हो गए, ठीक है, स्लो हो गए, है ना, तो इतने स्लो हो गए कि एक एंड से दूसरे एंड तक जाते समय इनका रिफ्रैक्टिव पीरियड तो ओवर हो गया, मगर ये पूरा पहुंच नहीं पाए। मतलब ये कार्डियक इम्पल्स पूरे इस टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत ये पहुंच नहीं पाए, जिसके चलते इनका रिफ्रैक्टिव पीरियड तो पूरा हो गया, मगर जो पहला कार्डियक इम्पल्स था वो भी अचीव मतलब दूसरे एंड तक पहुंच ही नहीं पाया। तो इसके चलते क्या हुआ कि अब इसका तो रिफ्रैक्टिव पीरियड खत्म हो गया, तो सेल जो है दूसरे इम्पल्स के प्रति रिस्पॉन्स शो करेगी, है ना। तो पहले वाले इम्पल्स के चलते सेल कॉन्टैक्ट कर ही रही थी कि यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव पीरियड खत्म हो गया, है ना। तो दूसरा इम्पल्स आया तो इसने फिर से कॉन्टैक्ट कराया, है ना। अभी पूरा ये कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था, पहले वाले के चलते पूरा ये कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था, मगर दूसरा आ गया तो तुरंत इसने क्या हुआ कि कॉन्टैक्ट जो है पार्शली नॉन कॉन्टैक्टाइल हो गया, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा ये होता रहेगा। पहला इम्पल्स चल ही रहा था, ठीक है, पहला इम्पल्स ये चल ही रहा था कि इसका रिफ्रैक्टिव पीरियड खत्म हो गया। ओके, जैसे इसका रिफ्रैक्टिव पीरियड खत्म हो गया तो सेल जो है वो दूसरे इम्पल्स के प्रति रिस्पॉन्स शो करना शुरू करती। तो पहले वाले के चलते एक कॉन्टैक्ट हो ही रहा था, अभी पूरा कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है ना, मगर दूसरा इम्पल्स आ गया क्योंकि 2.5 सेकंड ओवर हो चुका है ना। तो सेल फिर कॉन्टैक्ट करेगी, फिर ऐसे जो है नंबर ऑफ इम्पल्स के प्रति सेल जो है रिस्पॉन्स करने लगती है। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है, और डिक्रीज इन द कार्डियक इम्पल्स वेलोसिटी, मतलब चाहे वो वेलोसिटी के चलते हो या फिर डायलेशन के चलते, जो ओवरऑल जो होता है क्या है कि इसका जो एक ही सेल में एक कार्डियक इम्पल्स को दूसरे एंड तक पहुंचने में रिफ्रैक्टिव पीरियड से ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो रिफ्रैक्टिव पीरियड से जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ना, एक्स्ट्रा टाइम जो लग रहा है, देखिए ये जो है 0.25 सेकंड प्लस यहाँ कोई भी टाइम लगा t, है ना, इतना टाइम लगा, तो इतने हिस्से तक तो कोई सेल रिस्पॉन्स नहीं करेगी, मगर जैसे ये टाइम बचा इतने के लिए, ठीक है, तो जो सेल जो है वो दूसरे कार्डियक इम्पल्स को रिस्पॉन्स कर सकते। तो इसी के चलते जो है फिब्रिलेट होने लगता है, हमारा वेंट्रिकल जो है फिब्रिलेट होने लगता है या फिर ऑरिकल फिब्रिलेट होने लगता है, ठीक है। तो पहला कारण क्या हुआ, डायलेशन या फिर डिक्रीज इन कंडक्शन वेलोसिटी। और तीसरा जो होता है 1, 1, 2, और तीसरा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और ड्यू टू drug action that causes decrease in the refractive period of heart, like epinephrine and एड्रेनलिन। ओके, आपको पता है कि जो एपिनेफ्राइन एंड एड्रेनलिन होते हैं, ये क्या करते हैं, हार्ट में जल्दी जल्दी जो है इनके चलते जो है वेंट्रिकल्स और जो चैम्बर्स होते हैं वो जल्दी कॉन्टैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रग्स होते हैं ये इनके
रिफ्रैक्टिव पीरियड को डिक्रीज कर देते हैं, जिसके चलते इनका जो रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है ना वो कम हो जाता है। तो जो इम्पल्स जो होता है वो उसको मतलब और टाइम मिल जाता है स्टे करने का, तो वो दूसरे सेल के प्रति, दूसरे इम्पल्स के प्रति भी रिस्पॉन्स हमारा करने लगता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा कुछ इस तरह का है। तो अगर आपको कुछ इस रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर उसका रिस्पांस दूंगा। और ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो पक्का बता रहा हूँ आप फ्लटर और फिब्रिलेशन टाइप जो होते हैं कार्डियक एरिथमियास उसको आप आसानी से समझ सकते हो। ओके गाइस, तो बस आपको क्या करना है कि ये जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है ना, ये रिफ्रैक्टिव पीरियड जो ये इलोंगेशन के चलते यह इसके पास एक कार्डियक इम्पल्स यहाँ तक आया, ठीक है, इतना टाइम ड्यूरेशन रिफ्रैक्टिव पीरियड इसका बीत चुका। फिर जब ये आगे बढ़ता ही है तो अब इस इम्पल्स के चलते जो कार्डियक सेल है वो दूसरे कार्डियक इम्पल्स को रिस्पॉन्स कर सकती है, क्योंकि अब इसका जो रिफ्रैक्टिव पीरियड पास हो चुका है। तो इसी के चलते जो है हमारा दूसरा इम्पल्स आता है और वो दोबारा कांटेक्ट हो ही रहा था। अभी देखिए यहाँ तक अभी पूरा कांटेक्ट नहीं हुआ है ना, फिर दूसरा आता है तो फिर से कांटेक्ट होने लगता है। तो ऐसे ही जो है इसका मैकेनिज्म हमारा चलता रहता है। ओके गाइस, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हमारे फिब्रिलेशन और फ्लटर के लिए।